नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और बांग्लादेश में जो हालात लगातार बने हुए हैं, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर हुई, भारत में आई लेकिन असाइलम भारत में नहीं ले रही हैं, ऐसा क्लियर हुआ है। अब जो विदेश मंत्री ने बयान दिया है संसद में, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था फॉर अ मोमेंट ऑफ स्टे इन इंडिया। इसके आगे अब क्या कुछ होगा भारत के रुख पर? दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सिंह। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राइटर हैं, येल में लेक्चरर हैं और काफी सारे ऐसे मीडिया फोरम से जिनके साथ जुड़े हुए रहे हैं। फिलहाल कारवान इंडिया के साथ हैं। सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, मुझे बुलाने। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर सकूं, आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक तरीके से एक मेजर्ड सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया संसद में। उसके पहले उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तो उनके स्टेटमेंट में जो बातें उन्हें कही और नहीं कही, उनको आपने कैसे देखा? देखिए, जो स्टेटमेंट था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि जिसकी कहे जाने की उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई नई बात भी उन्होंने उसके अंदर नहीं कही। ये संभावना थी वो कहेंगे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, पर्टिकुलरली वो हिंदूज की तरफ ही इशारा कर रहे थे कि जो हिंदू समुदाय है उसको उसकी उसकी सुरक्षा की उन्होंने बात की कि बहुत कम समय मिला जब शेख हसीना ने भारत आने के लिए बोला और उनका हवाई जहाज यहाँ पर लैंड हुआ। उन्होंने उसके बाद कहा कि हम बांग्लादेश में जो इस वक्त लोग सत्ता में हैं या जो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, एसेंशियली जो बांग्लादेश की फौज है, बांग्लादेश की सेना है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। पर उन्होंने ये सब बताने के बाद और कि हम चाहते हैं कि वहां पर स्थिरता रहे वगैरह, जो चीज उन्होंने नहीं कही वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बांग्लादेश में जल्दी चुनाव चाहते हैं या बांग्लादेश में हम ये चाहते हैं कि एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार बने। और जैसा कि इस वक्त आपको पता है, उसका कारण बहुत साफ है कि अगर आज बांग्लादेश में एक निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बीएनपी, जो कि भारत के खिलाफ जिसका रवैया हमेशा ही बहुत ही खिलाफ रहा है, या जमात इस्लामी, या दोनों मिलकर वो बहुत बहुमत के साथ वो उस चुनाव को जीतेंगे। शायद भारत वो इस वक्त नहीं चाहता। तो भारत ने लोकतंत्र की वापसी की बात नहीं कही। दूसरी चीज जो डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल जिसका जिक्र नहीं किया, वो ये नहीं बताया कि शेख हसीना का आगे का क्या प्लान है। क्या भारत उनको कितने दिन तक रहने देगा, वो इसके बाद कहाँ जाएंगी, इसके इसके बारे में भी भारत ने जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कुछ भी जानकारी नहीं। तो ये तो मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि साफ तौर पर उभर के आए, जिसके लेकिन बारे में चूंकि बात उन्होंने नहीं की गई। इस्तेमाल किया था अपने स्टेटमेंट में इस बात का कि शी आस्क्ड फॉर अप्रूवल फॉर अ मोमेंट ऑफ स्टे इन इंडिया, तो अजम्पशन यही है कि वो ट्रांजिट करेंगी भारत में। परमानेंट असाइलम इस वक्त वो नहीं ले रही हैं। हाँ, कहा यही जा रहा है। जो सोर्सेज के माध्यम से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है, पहले कल कहा जा रहा था कि वो लंदन जाना चाहती हैं। अब ये साफ हो गया है कि लंदन उनको लेने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सरकार ने उनका अमेरिकी वीसा कैंसिल कर दिया है। जैसा कि हमको पता है कि उनके बेटे अमेरिकी अमेरिकी नागरिक हैं, वहां पर उनका एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है और एक पेंशन भी है अमेरिका में। लंदन में उनकी भतीजी जो है वो मिनिस्टर हैं लेबर गवर्नमेंट में, अभी सिटी मिनिस्टर बनी है। उनकी जो बहन है वो उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। पर अब ये लग रहा है कि ब्रिटेन की सरकार उनको शायद रिफ्यूजी स्टेटस तो नहीं देगी। अभी उनका ब्रिटिश वीसा का क्या स्टेटस है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पर आज शाम को जो खबरें आनी शुरू हुई हैं इसमें, उसमें कहा जा रहा है कि वो मध्य पूर्व के किसी देश में जा सकती हैं। जहां तक कहा जा रहा है वो दुबई जा सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है, दुबई ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के बहुत से पूर्व शासक रहते हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तब प्रेसिडेंट गनी भी दुबई ही गए और वो अभी भी वहीं वहीं पर रहते पाकिस्तान के भी कई जो है लीडर्स, ऑटोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, हैं। वो दुबई में जनरल शरण मुशर्रफ ले चुके हैं। जनरल मुशर्रफ, जैसा कि आपको याद होगा, दुबई में रहते थे। तो वो एक बहुत फेवरेट जगह है इस तरह के ऑटोक्रेटिक रूलर्स की, डिपोज रूलर्स की, वहां पर जाते थे। हम्म। तो एक मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्योंकि कई खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, नोबेल लॉरिएट है, उनको चाह रही है जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है कि वो लीड करे अंतरिम सरकार को। दिशा निर्देश निश्चित रूप से वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ, बांग्लादेश आर्मी माफी चाहती है, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से इस वक्त आए होंगे। लेकिन चुनाव कब करवाया जाए, वो 6 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से शेप अप कर रहा है ये प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट तो एक तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। पर जैसा कि हमने हर जगह प्रोटेस्ट के बाद देखा है,
कोई ऐसा स्मूथ टेक ओवर नहीं होता है, खासतौर पर जब 15 साल तक एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अथॉरिटेरियन सरकार जहां पर राज करती रही। जो मुझे लगता है इस वक्त बांग्लादेश में चार मुख्य धाराएं हैं। एक धारा है बांग्लादेश की सेना, जिसका कि खासतौर पर प्रभुत्व है, जो बहुत मजबूत है, और जिसने कि एसेंशियली जब उनके सेनाध्यक्ष ने शेख हसीना को कहा कि अब हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तभी शेख हसीना वहां से हटी। अदरवाइज प्रोटेस्ट मूवमेंट या कोई भी और बीएनपी जमात इस्लामी उनको नहीं हटा सकती थी जब तक कि सेना नहीं है। तो सेना एक बहुत प्रबल, बहुत सशक्त, बहुत मजबूत स्टेक होल्डर है, हिस्सेदार है इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति में, बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके अंदर। दो और इसके अंदर साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं, वो है बीएनपी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उनकी लीडर जो है खालिदा जिया, उनको जेल से निकाल दिया गया है। उसके अलावा हजारों लोग जो कि राजनीतिक बंदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको भी जेल से रिहा किया गया। ये भी राइट विंग की पार्टी है, इस्लामिस्ट काइंड ऑफ पार्टी है, पर जो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग इस्लामिक पार्टी है वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के ऊपर से भी बैन उठ रहा है, उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। तो ये तो तीन राजनीतिक धाराएं और ये हो गई। और चौथा कि जैसा आपने कहा, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, जो छात्र संगठन है, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, जो इसका फेस थे, और जिसकी वजह से सेना ने शेख हसीना को कहा कि अब आप जाइए, वो चौथा धड़ा है, वो चौथा हिस्सा है। इन चौथे हिस्से में जो ये स्टूडेंट लीडर्स हैं, ये पॉपुलर इस वक्त काफी हो सकते हैं, ये फेस हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनके पास संगठनात्मक शक्ति है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, या इनके पास उस तरह की बेस है, पॉलिटिकल बेस है, या पॉलिटिकल नाउस है, जिसके साथ ये सेना के साथ या जो ये बड़े घात किस्म के राजनेता हैं, इनके साथ ये ज्यादा दिन तक लीड कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा, अभी उन जो छात्र नेता हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मोहम्मद यूनुस को नहीं बनाया गया तो हम किसी और को शासक के तौर पर एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे। पोस्ट अरब स्प्रिंग जैसी तो सूरत हाल नहीं है, उस तरीके का तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है। पॉलिटिकल वैक्यूम तो नहीं है, पर पॉलिटिकल पर खाली तो है जगह इस वक्त। तो एक दिन पूरा हो गया है, 1.5 दिन होने वाला है, अभी तक हमको नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह की सरकार बन रही है। कोई टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी तरह से नहीं है। शायद आपको पता ही होगा, बांग्लादेश के अंदर पुलिस इस वक्त हड़ताल पर चली गई है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस थाने जलाए जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त मिसिंग है। जिस तरह से घर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से और चीजें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। दुनिया दुनिया देख रही है बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की सेना की तरफ, बांग्लादेश की राजनेताओं की तरफ। तो वैक्यूम उस तरह का जैसा इराक में यूएस के इन्वेजन के बाद या अरब स्प्रिंग की तरह तो नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशंस हैं, सेना है और बाकी राजनीतिक दल हैं। पर जो हमें लगता है कि छात्रों की जो जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें बाकी सब लोग आसानी से मान लेंगे और कोलैप्स कर जाएंगे, वो शायद हमको भी देखना पड़ेगा। शायद इनिशियल डेज में कुछ कंसीड कर दिया जाए, पर इवेंचुअली जो सेना है, जो बीएनपी है, जमाती है, वो लोग तो चाहेंगे कि वो जिस तरह से बांग्लादेश को चलाना चाहते हैं उस तरह से बांग्लादेश चले। मोहम्मद यूनुस खुद भी 84 साल के हैं, इस वक्त पेरिस में इलाज करा रहे थे। उनके जल्दी वापस आने की बात हो रही है। वो भी कोई ऐसे बहुत युवा नहीं है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं है। मुझे यकीन है आप उनसे मिली होंगी और आपने देखा होगा कि उनका जो प्राइवेट में कहना होता है और जो उनका पब्लिक पोस्चर होता है वो हमेशा अलग रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है और शायद जो बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस वेरियस सेक्शंस बांग्लादेश के अंदर उनकी है। पर सेना क्या डिसाइड करती है और बीएनपी और जमात क्या डिसाइड करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। भारत के लिए आपको लग रहा है कि वॉज इंडिया कॉट कंप्लीटली अनअवेयर कि ये जो एक तरीके से अविनाश पालीवाल हैं जो लेक्चरर हैं और अभी ब्रिटिश सरकार के साथ काम भी कर रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसको लेकर बहुत चर्चाई हुई थी, द ग्राउंड बीनीथ शेख हसीना's feet is shifting। उसे काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, नहीं किया। और पिछले कुछ दिनों से, खास करके जनवरी में जब चुनाव हुए जो इतने विवादित रहे, जिनको इस दफा वाले चुनावों को लेकर तो सही में उसकी विश्वसनीयता पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए गए। क्या भारत was caught unaware और भारत willingly was in denial of what was happening in Bangladesh? आई थिंक दोनों चीजें सच हैं। वो देवर जैसा कि आपने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि आपको बहुत कम समय मिला, जब उन्होंने बोला कि वो आ रही हैं भारत में और कुछ समय के लिए आ रही हैं, पर बिल्कुल हमको कोई नोटिस नहीं था। तो क्लियरली एक तरह से आप अनअवेयर थे, आपने इस तरह की कोई चीज के लिए प्लानिंग नहीं की थी कि शेख हसीना को हटाने की बात की जा सकती है।
शायद बहुत भरोसा था कि शेख हसीना ने सेना पर जिस तरह से कंट्रोल किया है, जो इस वक्त के सेना अध्यक्ष हैं वो शेख हसीना के सेकंड कजिन से मैरिड हैं। जो इनके ससुर थे करंट सेना अध्यक्ष के, वो भी सेना अध्यक्ष थे शेख हसीना के अंडर ही 2001 से 2006 2004 तक। तो ऐसा लगता था कि शायद सेना पर उनका पूरा कब्जा है और सेना शायद उनका पूरा समर्थन करेगी। तो इसलिए शायद भारत को ये उम्मीद नहीं थी, भारत को ये शायद ये उम्मीद नहीं थी, और इसलिए वो कॉट अनअवेयर, एज यू सेड, दे वर कॉट अनअवेयर। बट दूसरी बात भी पूरी तरह से सच है कि भारत एक तरह से मुगालते में जी रहा था। भारत की सरकार को ये लग रहा था कि क्योंकि ये सेकुलर हैं, क्योंकि ये प्रो इंडिया हैं, क्योंकि इनके चाइना से भी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को इतना इम्प्रूव किया है, और तो भारत को लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से कोई समस्या हो। और ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है। आपने श्रीलंका में देखा जहां भारत ने उसकी उम्मीद नहीं की थी, आपने मालदीव में देखा जहां भारत ने उसकी उम्मीद नहीं की थी, आपने नेपाल में देखा जहां भारत की सरकार ने उसकी उम्मीद नहीं की थी, और अब आपने बांग्लादेश में देखा है जहां भारत की सरकार ने इसकी उम्मीद नहीं की। ये बार बार मोदी सरकार के साथ पिछले कुछ सालों में हो रहा है कि वो अपने मुगालतों में जीते हैं, वो अपना जो प्रोपेगेंडा है और जो उनका वर्ल्ड व्यू है उसको वो सच मान लेते हैं, जमीनी हकीकतों से, खासतौर पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जमीनी हकीकतों से वो पूरी तरह से वाकिफ नहीं रहते। जो एक और लेसन है जिसकी बारे में भी बार बार हो रही है कि जो हम कहते हैं कि भाई डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सही है, शेख हसीना के साथ एक बहुत ऐतिहासिक रिश्ता रहा। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, फाउंडिंग फादर बने, आज उनकी मूर्तियां उल्टा दी गई, उनकी तस्वीरों में कालीख जो है वो छिड़क दी गई। तो वो उस दौर का एक रिश्ता भारत के साथ शेख हसीना ने, और यहाँ अक्रॉस पार्टी लाइन उनका रिश्ता है, वो गांधी परिवार के साथ हो, वो करंट रिजीम के साथ हो। बावजूद इसके ये जो बात हो रही है ना कि भाई वो एक इब्राहिम सोली हो मालदीव्स में, अशरफ गनी हो अफगानिस्तान में, आप इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस देश के तमाम दूसरे दलों को आप भूल जाते हैं, उनसे एंगेजमेंट आप बंद कर देते हैं। क्या ये पॉलिसी अपने आप में भारत सरकार को सीरियसली, और जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक कोर है, उनको इस पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल स्मिता, आपने खुद ही इस बात का जो जिक्र किया कि अभी तक हमको साफ दिख रहा है कि भारत दूसरे स्टेक होल्डर से, और उससे भी बड़ी बात है भारत उस इन देश के जो नागरिक हैं, इन देशों के, उनके साथ किस तरह का आपका व्यवहार। आप देखिए अमित शाह जी ने, जो कि अब गृह मंत्री हैं, कुछ साल पहले बांग्लादेशियों को दीमक कहा था, टर्माइट्स कहा था, पूरी तरह से रिपोर्ट हुआ। आपने सीए के अंदर बांग्लादेश, जो कि हमारा मित्र देश है, बांग्लादेशी जो कि हमारे मित्र लोग हैं, उनको आपने किस तरह से ट्रीट किया। आपने उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह के बराबर रख दिया। बांग्लादेश के लोगों के बीच, और आपने तो कई बार वहां पर ट्रेवल किया है, आपको पता है इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार की और हिंदुस्तान की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। भारत की सरकार की जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से हमने वहां पर लोगों का भरोसा खोया है। यही चीज हमने नेपाल में देखी जब आपने नेपाल में ब्लॉकेट किया, यही चीज अब हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, मालदीव में देख रहे हैं। तो भारत के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि सारे स्टेक होल्डर से बात करें, खासतौर पे भारत की सरकार। आपकी कुछ प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको दूसरे देशों के नागरिकों के बीच में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, और उस रेपुटेशन को बनाने के लिए आपको अच्छे कदम लेने पड़ेंगे। आप एक बुली की तरह या आप एक बहुत ही ऑथोरिटेरियन तरीके से पड़ोसी मुल्कों में एक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो बिग ब्रदर वाली जो एटीट्यूड है, जिसको लेकर बार बार दक्षिण एशिया के दूसरे पावर्स इसकी क्रिटिसिज्म हमारी करते रहे हैं। बिल्कुल, नेपाल ने तो खासतौर पे कहा कि आप बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर नहीं हो सकते हैं, ये तो कई बार वहां से कहा भी गया। और रंजीत राय जो नेपाल में राजदूत थे, उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा कि जब भी कोई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वगैरह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती थी तो उनको बहुत कचोटता था, क्योंकि लोग किसी भी नेपाली को वो पसंद नहीं आता था। एक पॉइंट और है स्मिता, जो आपने कहा शेख मुजीब की बात की, शेख मुजीब की मूर्तियां गिराई जा रही हैं, उनके ऊपर कालिख पोती जा रही है, पेशाब की जा रही है। देखिए, शेख मुजीब वहां के देश के निर्माता हैं, पर उनकी लेगेसी बांग्लादेश के अंदर भी बहुत कंटेस्टेड रही। 1975 तक आते आते उन्होंने एक पार्टी सरकार बना दी थी, उन्होंने बाकी सारी पार्टियां बैन कर दी थी। बांग्लादेश में बहुत बड़ा फैमिन हुआ था, बांग्लादेश की जो सेना थी उनके अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल के केसेस चलाए गए थे। एक बहुत ही अथॉरिटेरियन रजीम जब उनकी सरकार हटाई गई, और जब वो मिलिट्री कू हुआ मेजर जियाउर रहमान के द्वारा 1975 में, 15 अगस्त 1975 को, और मैं उस मिलिट्री कू को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि
जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी लीगेसी हमेशा से वहां पर बहुत कंटेस्टेड रही है। वो उस तरह की लीगेसी नहीं है जैसे भारत में महात्मा गांधी की या पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, जो कि यूनिवर्सल लेगेसी है। इस तरह की लेगेसी शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में कतई नहीं है। और इसलिए वो समझ में आता है कि उस पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो उस तरह से नहीं है कि जैसे कोई राजघाट में या गांधी की मूर्ति को खंडित करे, ये उस तरह का बिहेवियर नहीं। दूसरी बात है कि शेख हसीना ने जिस तरह से प्रमोट किया एक कल्ट को शेख मुजीबुर रहमान के लिए अपने नाम पर 1971 के नाम पर, जो 1971 की आजादी की लड़ाई है उसके नाम पर, उसकी वजह से भी जो शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा है वो भी अब इस तरह के एक्ट्स में, इस तरह के बिहेवियर में हमको दिख रहा है बांग्लादेश के। आज भारत की अब जो पोजीशन है इस वक्त दक्षिण एशिया में, अभी डॉक्टर हैप्पी मोंजेकाब खुद लेक्चर, उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखी जिसको बहुत चर्चाएं हुई फॉरेन अफेयर्स में कि दक्षिण एशिया की आइडेंटिटी बेसिकली जो है वो खत्म है, नहीं है, वो कंटेस्टेड है। और अभी इस वक्त जो हालात है भारत के पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल में भले ही वायलेंस नहीं हो लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। भारत के लिए इस वक्त आप सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं, खास करके उस मोदी सरकार के लिए जो जब सत्ता में आई 2014 में तो उन्होंने अपना स्लोगन दिया था नेबरहुड फर्स्ट? चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप विश्व में तभी आप एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं जब आपके आसपास के जो मुल्क हों वहां पर आपका एक तरह से बहुत ही स्थिरता हो और आपका एक तरह का प्रभुत्व, एक तरह का इन्फ्लुएंस हो, एक तरह का कंट्रोल हो। भारत का उस तरह का कंट्रोल कतई नहीं। तो अभी अमेरिका आपकी तारीफ कर सकता है, पुतिन आपको गले लगा सकते हैं, पर अगर आप अपने ही नेबरहुड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप एक ग्रेट पावर नहीं बन सकते हैं, आप एक लीडिंग पावर नहीं बन सकते। दूसरी बात समझने वाली स्मिता ये है कि हमारे नेबरहुड के अंदर से हमको ये साफ हो जाता है कि बाहर की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, बाकी जगह लोग बोलते हैं कि साहब भारत एक महान शक्ति बन के उभर रहा है। पर अगर आप देखें चीन के मुकाबले रिलेटिवली भारत एक छोटी शक्ति बनता जा रहा है और उसका सबसे ज्यादा असर हमको अपने नेबरहुड में दिखता है। ये जो डिसोनेंस है कि ग्लोबली यू आर अ ग्रेट पावर बट इन योर ओन रीजन यू आर अ स्मॉलर पावर देन रिलेटिवली कंपेयर टू अनदर कंट्री, उसकी वजह से, इस पैराडॉक्स की वजह से भारत की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन ने ये सब किया है या चीन जो साउथ एशिया के अंदर आ रहा है वो भारत को रोकने के लिए आ रहा है, पर क्योंकि चीन हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ग्रोथ हमसे बहुत ज्यादा है, अब 5 गुना 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी ताकत है, तो भारत इसलिए अपने ही जो उसका नेबरहुड है जहां पर आज से 20 साल पहले उसका एक तरह से बिल्कुल प्रभुत्व था, एक तरह से टोटल कंट्रोल था, अभी वहां उसका इन्फ्लुएंस श्रिंक हो रहा है। और इस पैराडॉक्स से भारत की सरकार डील नहीं कर पा रही है, जहां पर वो बाकी विश्व में तो सराही जाती है एक बड़ी ताकत के तौर पर अपने ही नेबरहुड में वो एक रिलेटिवली छोटी ताकत। नहीं, और इस आर्गुमेंट को भी कंप्लीटली डिसमिस तो नहीं किया जा सकता। खैर, चीन की अपनी एक मंशा हो सकती है और ये बार बार थियरी जो है आईआर के एक्सपर्ट्स हम कहते भी हैं कि चीन चाहता है कि भाई भारत आप दक्षिण एशिया में ही फंसे रह जाओ, क्योंकि चीन अपने आप को यूएस से मुकाबला करता है, वो भारत से सेम बॉक्स में नहीं मुकाबला करता है। अब आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी सुशांत, क्योंकि यहाँ पर जो दो चीजें हुई, एक खबरें आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद हिंडन एयरबेस गए थे शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए। अभी ये नहीं पता कि शेख हसीना कहाँ हैं और कितने दिनों तक इस वक्त दिल्ली में रहेंगी, लेकिन क्या इंडिया की तरफ से अभी भी इनफ मैसेज गया है बांग्लादेश के लोगों को कि इंडिया डिस्टेंस कर रही है खुद को शेख हसीना से? और ये जो, क्योंकि फ्रेंड है नेबरहुड में, क्या उनके साथ खड़े रहना चाहिए या फिर इस वक्त आप दूरी अगर बनाएंगे तो उसका औचित्य है कि भाई हमें तो अपने राष्ट्रीय हितों को इस वक्त देखना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। पहली बात यह है कि आपको शेख हसीना को सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि अदरवाइज बाकी जो लीडर हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको लगेगा कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो भारत या मोदी सरकार हमारा साथ नहीं देगी। तो आपको उनको भी एक मैसेज भेजना है जिन बाकी लीडर्स के साथ आप डील करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो जब आपका बुरा वक्त आएगा तो हम आपका साथ देंगे, जैसा हमने शेख हसीना का। देखिए, एक तो मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि हम सब चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश में एकदम सडनली पॉपुलर हो जाए और ऐसा मैसेज भेजे जिससे कि लोग हमारा साथ दें, पर वो होना इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं। भारत की वहां पर जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, भारत की राजनीति की वजह से, भारत की खुद की हरकतों की वजह से, सीए की वजह से, भारत के बीजेपी के जो नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स की वजह से, शेख हसीना की वजह से भारत की रेपुटेशन बहुत खराब है
और शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा है वो गुस्सा भारत की तरफ भी डायरेक्ट था। इस वक्त ये सोचना कि भारत ऐसा कुछ कह सकता है, कर सकता है, जिससे कि बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश का अवाम हमारे साथ हो जाएगा और ये सब भूल जाएगा बहुत जल्दी, ये शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म होगा। ये इतनी जल्दी शायद होने वाला नहीं है। पर धीरे धीरे जो भी वहां पर सत्ता में आता है, और जो जिन उन लोगों के साथ भारत की सरकार को अपने संबंध सुधारने पड़ेंगे और बांग्लादेश की जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा। और मैं कहूंगा बल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के हर मुल्क की जनता को ये मैसेज देना पड़ेगा कि भारत की सरकार सिर्फ उनके लीडर्स के साथ नहीं, बल उनकी जनता के साथ है और जनता की बेहतरी चाहती है। जो जनता चाहती है वही भारत की सरकार। ये शायद हमको लॉन्ग टर्म में इस तरह का व्यू जनरेट करना पड़ेगा, इस तरह का नैरेटिव जनरेट। क्योंकि निश्चित रूप से इस वक्त जैसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि करीब 19,000 एस्टिमेटेड इंडियन नेशनल्स थे बांग्लादेश में, जिनमें से बल्क स्टूडेंट्स हैं, करीब 9,000 स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं, तो 10,000 भारतीय हैं, बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। और भारत की सिर्फ उच्चायोग थी नहीं, बल्कि आप उच्चायोग ही नहीं, आप याद रखें कि बहुत सारे हमारे कॉन्सुलेट्स हैं सिलहट में, चिट्टागोंग में, तमाम जगह उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं। बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन सुशांत, क्योंकि इंटरनेट पर कंस्पिरेसी थियरीज की कोई कमी नहीं होती है जब इस तरह के कोई हालात बनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। कोई इसे आईएसआई का कारनामा मान रहा है, कोई सीआईए को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है, कोई ऑब्वियसली चीन को कह रहा है। वाइल देयर इज नो डिनायल कि इस तरह के जब एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर, तो देर आर दोज हु वांट टू फिश इन द ट्रबल वाटर। लेकिन क्या यहाँ पर भी एक आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि वो भारत की तरफ से हो या अवामी लीग की तरफ से हो, कि अगर कोई आप लेबल करने की कोशिश करते हैं हर चीज को, कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो भाई उनमें तो खालिस्तान का समर्थन है, अगर कोई मुस्लिम आंदोलन कर रहा है तो भाई तुम्हें तो किसी पाकिस्तानी मुल्क का समर्थन है। तो ये भी क्या प्रॉब्लमैटिक एक पैटर्न देखते हैं आप? बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक पैटर्न है, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है भारत के, जैसे आपने कहा शेख हसीना भारत में बहुत पॉपुलर हैं, सेक्युलर थी, बहुत प्रो इंडिया थी, इसलिए हम मानने को तैयार नहीं है कि वो बहुत अनपॉपुलर है बांग्लादेश में, या बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी। वो एक अथॉरिटेरियन थी, वो अनडेमोक्रेटिक थी, और उनका जो बिहेवियर था वो बांग्लादेशी उसको पसंद नहीं कर रहे थे। और जो होने वाला था उसके लिए आईएसआई या चीन या रशिया या सीआईए को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद इतनी अनपॉपुलर इस वक्त थी कि जो जनता ने किया उसकी वजह से उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जरूरत है। पर जैसा आपने कहा कि भारत में जब भी इस तरह की कोई चीज होती है जिससे कि सरकार के ऊपर, खासतौर पर जो हमारी करंट सरकार है, मोदी सरकार है, उसके ऊपर इस तरह का कोई भी लांछन आता है कि उन्होंने इस चीज को एंटिसिपेट नहीं किया या ठीक से डील नहीं किया, तो इमीडिएटली एक पूरी जमात है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ शुरू हो जाती है कि ये तो फलां की है, ये फलां ने किया है। मुझे नहीं लगता कि उन बातों का कोई औचित्य है और उन बातों के अंदर कोई सत्य है। 10 साल से सरकार है, तीसरा टर्म है सरकार का, अब तक जो इसके नतीजे हैं वो हमको सब सामने साफ दिख रहे हैं। इसमें था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रशिया गए थे, 4 हफ्ते हो गए इस बात को, हमको लोगों ने बोला कि साहब वो 60 भारतीय जो लड़ रहे हैं और वापस आना चाहते हैं वो इमीडिएटली वापस आ जाएंगे, पुतिन ने प्रॉमिस किया है। 4 हफ्ते हो चुके हैं, एक भी इंसान वापस नहीं, एक लाश जरूर वापस आई है पंजाब में। तो मुझे नहीं लगता कि खासतौर पर इस वक्त जो भारत की विदेश नीति है उसको रिजल्ट्स पे आंकना होगा, रेटोरिक पे। और रिजल्ट्स इस वक्त, जैसा कि आपने भी कहा और जैसा कि मैं भी इंगित कर रहा था, साउथ एशिया के अंदर खासतौर पर बहुत अच्छे नहीं रहे भारत के। जी, निश्चित रूप से हालात जो हैं बेहद चिंताजनक निश्चित रूप से बने हुए हैं। हम उम्मीद बस यही कर सकते हैं कि और वायलेंस ना हो और लोगों की जान न जाए। 300 से ज्यादा लोगों की जान गई बांग्लादेश में, लेकिन इस सिचुएशन को हम लगातार मॉनिटर करेंगे। आपने बिल्कुल साफगोई से अपनी बात रखी तमाम मुद्दों पर। सुशांत सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, मेरे से बात। और हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।